हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कृषि। आज हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ग्रुप में डिस्कस किया था। उन्हीं क्वेश्चंस के आपके जो आंसर्स दिए गए हैं उसको हम एनालिसिस करके देखेंगे कि बेसिकली स्टूडेंट्स से जो गलतियां होती हैं वो कहाँ पे वो मेजर मिस्टेक्स करते हैं और उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट को क्लियर करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड फॉर द न्यूली डिस्कवर्ड 21st एमिनो एसिड सेलेनोसिस्टीन। जो आपका 21st नंबर पे एमिनो एसिड डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है सेलेनोसिस्टीन, ये बेसिकली कौन से कोडॉन द्वारा कोड होता है? टोटल अगर हम देखें तो 64 कोडॉन आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो टोटल 20 अमीनो एसिड्स को जनरली कोड करते हैं। जिसमें से आपके 10 क्या होते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको आपको डाइट में रिक्वायर्ड होता है, और 10 जो अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको आपको जनरली अपने शरीर में सिंथेसिस उनकी होती रहती है। तो इसी में आपका एक 21st नंबर का अमीनो एसिड अभी डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है सेलेनोसिस्टीन। ये एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें सेलेनियम पाया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना आपको कितने इंपॉर्टेंट हुए। 21st नंबर का अमीनो एसिड डिस्कवर किया गया जिसका नाम है सेलेनोसिस्टीन। जिसमें सेलेनियम आपको देखने को मिलती है। अब ये किसके द्वारा, कौन से कोडोन द्वारा कोड होती है? तो ये होती है आपकी यूजीए द्वारा। ये जो दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट है और ये जो 8 स्टूडेंट है, जब हम इस तरीके की बेसिक गलतियां करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है कि ये किसके द्वारा पर्टिकुलरली कोड होता है। कई बार ये रिमेंबर भी करवाया स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जो माइनर गलतियां कर देते हैं इसके कितने -5 मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। 4 नंबर आपने जो सही हो सकते थे वो, और 1 नंबर जो आपका माइनस में जाएगा। तो इस तरीके से आपके इतने सिंपल क्वेश्चन पे आप 5 नंबर की कमी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये यहाँ से याद रखना है। अब इसी तरीके से हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे कि इसमें सेलेनियम पाया जाता है। सेलेनियम किसमें? सेलेनोसिस्टीन में पाया जाता है। अब आपका यहाँ पे अगर देखें सल्फर कंटेनिंग कौन कौन से होते हैं, मिथ्योनिन होता है, आपका सिस्टीन होता है। अगर इसके अलावा देखें एसिडिक कौन कौन से होते हैं, आपके तो एस्पार्टिक एसिड हुआ, ग्लूटामिक एसिड हुआ। अगर हम बात करें बेसिक वाले कौन कौन से हैं, तो बेसिक हुआ आपका लाइसिन होता है। इसके बाद अलग का आर्जिनाइन होता है, और हिस्टिडाइन। ये आपका क्या होता है? बेसिक टाइप की प्रॉपर्टीज इन सब में यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद हम दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये होता है मल्टीपल एलील्स का कौन सा इनमें से एग्जाम्पल था। तो अगर मल्टीपल एलील्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपका ए जीन है तो इसके जो डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक जीन के दो ही अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। जैसे एक आपका टॉल है तो दूसरा आपका रिसेसिव है, इस तरीके से दो ही अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। लेकिन जब बाद में देखा गया तो कई अल्टरनेटिव फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। अगर दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। अब यहाँ पे ट्रू मल्टीपल एलील होता हो तो एक बार आपको देखने को मिलता है स्यूडो एलील। स्यूडो एलील क्या होता है आपके यहाँ पे, कि जब दो जीन ए एंड बी क्लोजली लिंक्ड हैं तो उनके कारण आपको ऐसा लगता है कि जो एलील है वो सिमिलर ही है बट वो डिफरेंट होते हैं। तो इन्हीं को चेक करने के लिए कि जो आपका मल्टीपल एलील है वो सही है या नहीं है, ट्रू मल्टीपल एलील है या स्यूडो एलील, इसके लिए हम दो टेस्ट यूज करते हैं। पहला है आपका रिकॉम्बिनेशन टेस्ट और दूसरा है सिस ट्रांस टेस्ट, जिसको लेविस के द्वारा दिया गया था। ये याद रखना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस ट्रांस टेस्ट लेविस के लिए द्वारा दिया गया था और इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स आते हैं जिनमें हमको मल्टीपल एलिलेज जनरली देखने को मिलती है, तो आप डायरेक्टली ह्यूमंस में याद रखना कौन कौन सी ट्रेड्स हैं। जैसे ब्लड ग्रुप है आपका, एबीओ ब्लड ग्रुप है आपका। इसके अलावा आपका जो आरएच फैक्टर है वो यहाँ पे हुआ। इसके बाद जो आपका हीमोग्लोबिन है उसमें आपको मल्टीपल एलिलेज यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ड्रोसोफिला की बात कर लेते हैं। ड्रोसोफिला में आप आई से रिलेटेड 3 ट्रेड हैं। एक है व्हाइट आई आपका, दूसरा है आपका रोजी आई, थर्ड है आपका यहाँ पे लॉजेंज आई। ये तीनों। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ड्रोसोफिला में देखें तो जो आपका नॉच विंग है वो भी, उसमें भी आपका मल्टीपल एलिलिज्म यहाँ पे देखने को मिलता है। ये हमने मैन और ड्रोसोफिला में देख लिया। अब इसके अलावा प्लांट्स में देखें तो मेज में जो आपका होता है बैक्सी जीन, मेज का। और अगर हम बात करें सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी की तो उसमें भी आपको मल्टीपल एलिलिज्म देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको अगर देखें फर कलर ऑफ रैबिट्स, इन सब में आपको क्या देखने को मिलता है? मल्टीपल एलिलिज्म। क्वेश्चन में आपसे बस सिंपल क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक की है। मल्टीपल एलिलिज्म का कौन सा एग्जांपल है? व्हाइट आई जीन ऑफ ड्रोसोफिला, देन रोजी आई ऑफ ड्रोसोफिला, देन लॉजेंज आई ऑफ ड्रोसोफिला। ये साफ साफ आपके जो
सबसे बेसिक और रिकमेंडेड बुक है, बीडी सिंह में साफ साफ लिखा हुआ है इन तीनों के बारे में। तब भी मैक्सिमम 80% लोगों ने क्या लगाया आपका यहाँ पे, फर्स्ट ओनली वन वाला, वाइट आई। जबकि इन दोनों में भी आपको देखने को मिलता है। और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बीडी सिंह से सॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो बेसिक गलतियां अगर आप ये करेंगे तो काफी आप ज्यादा आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ जाएगी। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल था जहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को डिफिकल्टीज हुई। 87 स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत होगा, इतने ज्यादा उनकी जो रैंक है उसमें इफेक्ट देखने को। अब थर्ड तो इतना सारे के सारे स्टूडेंट ने इसको गलत लगाया एक तरफ से। सिंपल क्वेश्चन था आपका बहुत ही। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट फर्स्ट यूज द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा गया था कि सबसे पहले पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को किसने दिया था। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेसिकली हम यूज करते हैं एम्प्लीफिकेशन करने में। जैसे आपके पास डीएनए की जो मात्रा कम होती है, क्वांटिटी कम होती है, उसको आप इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे, पीसीआर को हम जनरली यूज करते हैं, जिसमें एन साइकिल्स के बाद जो आपके नंबर हैं वो कितने हो जाते हैं, 2 की पावर n। तो जैसे आपने 10 साइकिल लगाए तो ये होगा 2 की पावर 10। तो इतना ज्यादा उसमें मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलता है जनरली हम पीसीआर की जब बात करते हैं। तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें कि पीसीआर किसने दी है, तो बच्चे बच्चे को पता होता है कि पीसीआर कैरीमुलस ने दी है। बट क्वेश्चन को पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट फर्स्ट यूज द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम द थर्मस एक्वेटिकस। सबसे पहले टैक पॉलीमरेज एंजाइम को किसने यूज किया था। तो इसका जो आंसर है वो है आपका साइकी। ठीक है। ये जो आउट ऑफ 120 का ये क्वेश्चन गलत है, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। बहुत सारी जो रेफरेंस बुक्स हैं उसमें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें टैक पॉलीमरेज को सबसे पहले आइसोलेट कब किया गया था, तो 1976 के टाइम पे इसको चेन के द्वारा आइसोलेट किया गया था। और देन फिर आपका पीसीआर आता है 1983 के टाइम पे कैरीमुलिस के द्वारा। देन बाद में इसका इम्प्रूव करने के लिए थर्मोस्टेबल जो टैक पॉलीमरेज एंजाइम है इसको यूज किया गया था 1988 में। इसके द्वारा, साइकी के द्वारा, जिससे क्या किया उन्होंने कि जो पीसीआर की इफिशियंसी है उसको काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। जबकि जो हम अगर बात करते हैं कैरीमुलस ने कौन सा यूज किया था, तो कैरीमुलस ने क्या किया था, जो क्लेनो फ्रेगमेंट होता है आपका पॉलीमरेज, इकोलाई पॉलीमरेज, उसको इन्होंने यूज किया था। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, साइकिल। तो ये 128 120 आउट ऑफ 120 स्टूडेंट का गलत हुआ है। जबकि मेरे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनमें मैंने इसको कई बार पढ़ाया हुआ है इस कंसेप्ट को। सबसे पहले चैन ने अटैक पॉलीमरेज को डिस्कवर किया या आइसोलेट किया। फिर पीसीआर जो दिया है वो कैरीमुलिस ने दिया है। 1988 में साइकी ने इसको बारे में बताया था कि ये आपका इफिशियंसी बढ़ाता है, और उसको उन्होंने वहां पे यूज करने का काम किया। देन फिर आपका नेक्स्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें भी कई स्टूडेंट्स ने यहाँ पे गलती की है। इसका तो मैंने कंसेप्ट भी कई बार बताया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि नदर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ विच मॉलिक्यूल। नदर्न ब्लॉटिंग कौन से मॉलिक्यूल को सेपरेट करने में यूज होती है। कुछ नहीं, आपको यहाँ पे डायरेक्शंस बनानी है। सबसे पहले ईस्ट, देन आपका यहाँ पे ये होगा नॉर्थ, ये है आपका यहाँ पे वेस्ट, और ये है आपका साउथ। इनको बस आपको हिंदी में प्रोनाउंस करना है। साउथ को हम हिंदी में बोलते हैं दक्षिण, उत्तर को हम, नॉर्थ को बोलते हैं उत्तर, वेस्ट को बोलते हैं पश्चिम, और पूर्व को ईस्ट बोलते हैं। तो ये आपका जनरल हम यहाँ पे इनको बोलते हैं। अब आपको बस इसमें ये देखना है कि देखो, ये जो दक्षिण है, दा से दक्षिण, दा से डीएनए, पा से पश्चिम, पा से प्रोटीन, उत्तर नॉर्थ, आर से आपका आरएनए, और पूर्व जो है आपका, पूर्व है पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन। ट्रांसलेशन होने के बाद जो प्रोटीन में मॉडिफिकेशंस होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया था, नदर्न। नदर्न मतलब उत्तर, उत्तर मतलब एमआरएनए के लिए टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे ये जो 3 स्टूडेंट ने गलत लगाया, एक स्टूडेंट ने प्रोटीन के लिए लगाया और 2 स्टूडेंट ने ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस के लिए लगाया। जबकि इसका ये वाला जो कंसेप्ट है मैंने कई बार बताया, तो इससे भी आप कई बार नहीं भूलते हैं इसको। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर एक और बहुत सिंपल क्वेश्चन जिसमें बहुत लोगों ने गलती की है और बहुत बेसिक गलती की। यहाँ पे बोला गया है कि टैग पॉलीमरेज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है। तो ज्यादातर लोगों को 11th 12th से पता होता है जब वो बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ते हैं कि टैग पॉलीमरेज हम थर्मस एक्वेटिकस से आइसोलेट करते हैं। तो ये 77 स्टूडेंट ने लगाया है।
इसमें क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट वन और मोर ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते थे। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम इसको थर्मस एक्वेटिकस से मतलब इसको आइसोलेट करते हैं, जो कि बेसिकली आपका काफी ज्यादा हीट रेजिस्टेंस या टॉलरेंस शो करता है। अब इसमें क्या होता है कि 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी होगी, तो जितने भी पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं सभी में 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी देखने को मिलती है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन होता है, क्योंकि थर्ड जो एंड होता है उसी पे आपका OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यहीं से ये क्या करता है, प्राइमर को पॉलीमरेज एक्सटेंड करने का काम करता है। तो ये सिंपल है कि इसमें 5 to 3 पॉलीमराइजेशन की जो एक्टिविटी है वो तो 100% आपको लगाना था कि प्रेजेंट होगी, तो दूसरा भी आपका से हो गया। थर्ड ये था कि ये इसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपका रेप्लिकेशन हुआ, तो रेप्लिकेशन में अगर कई बार एरर आ जाता है तो उसको चेक करने के लिए जो मैकेनिज्म होती है उसको हम बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। तो जितने भी आपके अलग अलग एंजाइम्स उनमें जनरली प्रूफ रीडिंग पाई जाती है। प्रूफ रीडिंग से क्या होगा, आपका एरर रेट कम देखने को मिलेगी। लेकिन जो टैक पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसमें प्रूफ रीडिंग नहीं होती है। तो लैक 3 to 5 प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, अगर इसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होगी तो इसमें क्या होगा, जो एरर रेट है वो भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हाई एरर रेट, इसका एरर रेट कितना होता है, 2 × 10⁻⁻⁴। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो कि इसकी फेडिलिटी को कम करने का काम करता है। तो जितना ज्यादा एरर होगा उतनी ज्यादा कम उसकी फेडिलिटी देखने को मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो सारे के सारे आपको यहाँ पे सही स्टेटमेंट थे। अब इसमें आप देखिए स्टूडेंट ने क्या गलती की है। 77 स्टूडेंट ने लगाया कि ये ओनली थर्मस एक्टिविटी का होता है। 13 स्टूडेंट ने लगाया कि पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है। 6 ने लगाया कि इसमें 3 to 5 प्रूफ रीडिंग होती है। देन यहाँ पे 2 ने लो फिडेलिटी, और 39 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि आंसर सही है। तो आपको हर एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता हमेशा के क्वेश्चन वो आपसे जब भी पूछेगा कि टेक पॉलीमरेज क्या होता है, तो देन आपको एक ही आंसर लगाना है यहाँ पे कि वो थर्मस एक्वेटिकस से होता है। बाकी पॉइंट को भी आपको उतने ही अच्छे से यहाँ पे पढ़ने का काम करना है। अगर आपको यहाँ पे फेर्टिलिटी इंक्रीज करनी है, जैसे कि अब हमने देख लिया कि टैक पॉलीमरेज के साथ साथ क्या क्या दिक्कत है, तो इन दिक्कतों को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग एंजाइम्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसमें से एक एंजाइम इंपॉर्टेंट है PFU। PFU हम किससे आइसोलेट करते हैं, पायरोकोकस जो है आपका फ्यूरियोसस, इसके द्वारा हम इसको आइसोलेट करते हैं। और देन इसके अलावा भी है आपके PWO हुआ है आपका, इसके बाद डीप बेंट है। ये जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं इन सबको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इनकी जो फेर्टिलिटी है वो भी काफी ज्यादा होती है। प्रूफ रीडिंग में इनमें आपको देखने को मिलती है, PFU में भी आपको देखने को मिलती है, PWO में भी मिलती है, और आपकी डीप बेंट में भी आपकी प्रूफ रीडिंग मिलती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये तीनों के तीनों आपके किससे आइसोलेट होते हैं, पायरोकोकस स्पीसीज से हम यहाँ पे आइसोलेट करते हैं। तो ये आपको नहीं भूलना है, PCR रिएक्शन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है वो किससे ऑब्टेंड होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। mRNA से हम कहाँ जाएंगे, cDNA की तरफ जाएंगे। तो इसमें कौन सा एंजाइम लगेगा, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम। इसमें ये हम किससे ऑब्टेन करते हैं, तो इसमें आपके दो इंपॉर्टेंट हैं। पहला है आपका मोलोनेली मेराइन ल्यूकेमिया वायरस, दूसरा है आपका एवाइन माइलोब्लास्टोसिस वायरस। तो ये दोनों हैं, इनसे हम जनरली इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को ऑब्टेन करते हैं। तो इसको भी आप एक से ज्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते थे। 50 ने 1 को किया, 24 ने आपका इस सेकंड वाले ऑप्शन को किया, और जो 6 स्टूडेंट हैं इन्होंने इस वाले को किया, बेसिलस स्पीसीज, जबकि इसका इसमें कोई भी रोल नहीं है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है कि फर्स्ट बैक्टीरियल जीनोम हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा वाज सिक्वेंस्ड इन। हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा जो है आपका फर्स्ट बैक्टीरिया है, इसको कब सीक्वेंस किया गया था। तो ये भी आपका काफी सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे देखें 1977 के टाइम पे टैंकर सीक्वेंसिंग आई आपकी, ठीक है, तो वहां से हम क्या करें कि सबसे पहले जीनोम सीक्वेंसिंग हमने स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब इसी में आप देखेंगे तो 1995 में हमने जो बैक्टीरिया है हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा उसको सीक्वेंस किया। पहला हमने एनिमल को कब सीक्वेंस किया, 1998 में, जिसमें हमने जो सिनोरबिटिटस एलिगेंस है उसको हमने किया, नेमेटोड बेसिकली आपको। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें 2000 के टाइम पे हमने दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म का जीनोम को सीक्वेंस किया। पहला है आपका ड्रोसोफिला, और दूसरा है आपका हेर्बेडोप्सिस थैलियाना। तो इसमें पूछा गया था किसके, आपका हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा का। आपका डायरेक्ट आंसर क्या होता है इसमें, 1995।
95 ये आपका आंसर होता। अगर 98 का अगर बोलते तो यहाँ पे आपका ये निमेटोड के लिए आ जाता। और अगर हम बात करें जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो आपका कब से स्टार्ट हुआ था? 1990 से स्टार्ट हुआ था। चला कब था? 19 2003 तक आपका ये 13 साल तक ये प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम का चला था यहाँ पर। तो ये कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो आपके गलत नहीं होने चाहिए। देन फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कितने मैक्सिमम लोगों ने ये क्वेश्चन सही बनाया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रोसोफिला का जो जीनोम है वो कब सीक्वेंस हुआ था? तो इसका आंसर है 2000 के टाइम पे ये सीक्वेंस हुआ था। इसके साथ ही आप याद रख लेना एरबडोप्सिस थैलियाना जो है आपका, उसको भी इसी टाइम पे सीक्वेंस किया गया था। अब ये इनका इनका और इनका इन 11 स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत है, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। मैंने कई बार इसका रिवीजन भी करवाया है। देन फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है क्यूटीएल, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई, जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर रीजन होता है जो एक किसी क्वांटिटेटिव जो ट्रेड्स होते हैं उसको गवर्न करता है। क्वांटिटेटिव ट्रेड्स बेसिकली क्या होते हैं? आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको देखने को मिलता है। बेल शेप्ड का कर्व आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बेल शेप्ड का कर्व मिलेगा तो मतलब क्या है आपका? मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, ये वाली कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसका मतलब है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है जिसमें हम बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ये जो ट्रेड है आपका पॉलीजेनिक नेचर का होगा। पॉलीजेनिक नेचर का मतलब कि बहुत सारे जीन्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। इसके साथ साथ जब ये जीन्स इन्वॉल्व होंगे इसमें, तो एक पर्टिकुलर अगर हम जीन का देखें, एक जीन का जो इफेक्ट है वो क्या होगा यहाँ पे? एडिटिव नेचर का होगा। और इसके साथ साथ स्मॉल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके? माइनर जीन द्वारा गवर्न होते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि क्यूटियल टर्म किसने दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये आपका, गेल्डरमैन के द्वारा ये जो टर्म है वो दी गई। तो ये आंसर आपका डी होगा। ये भी क्लास में बताया हुआ है। देन फिर अगर बात करें हम मेल स्टेरिलिटी, तो प्लांट में मेल स्टेरिलिटी को सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था? तो ये है आपके पॉल ब्यूटर है। ये क्वेश्चन आपका सही है या नहीं है? तो 133 स्टूडेंट ने इसको सही लगाया है। तो ये जो आपका क्या था, सही आंसर था कि ये जो मेल स्टेरिलिटी सबसे पहले उसने पॉल ब्यूटर के द्वारा खोजी गई थी या रिपोर्ट की गई थी। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, या तो आपका पोलन ग्रेन बनता ही नहीं है, और अगर बनता भी है तो कैसा होता है? नॉन फंक्शनल होता है। जबकि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में क्या होता है? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी बनता है सबसे पहले तो, बनता भी तो कैसा है? फंक्शनल बनता है, काम का होता है। लेकिन वो जो अपने कॉम्पेटेबल अपनी ही अगर ग्रुप में होगा तो वो उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाता। तो ऐसा ही हुआ आपका, और मेल स्टेरिलिटी दोनों को हम जनरली यूज किसके लिए करते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाने के लिए। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। ये 10 जो क्वेश्चन थे हमने इसलिए कंडक्ट कराए थे कि हम एटलीस्ट जान सकें कि स्टूडेंट को कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, और इस एनालिसिस की बेसिस पर आप देख सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे बेसिक गलतियां की हैं। इसके साथ ही अब मैं पर्टिकुलर कुछ 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ आपसे यहाँ पे, जिनके आपको आंसर्स कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बताना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इन विच ईयर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है आपकी सीबीडी जो है, कब हुई थी? ठीक है, तो ये आपको दोनों देखना है यहाँ पे। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन टाइप कल्चर कलेक्शन कहाँ पे आपका प्रेजेंट है? एनबीपीजीआर जो है आपका, उसकी स्थापना कब हुई थी, कौन से साल में? तो ये चारों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। और जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक ये प्री मॉक टेस्ट सीरीज के लिए इनरोलमेंट नहीं किया है, वो पर्टिकुलरली इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, ईमेल आईडी के साथ। देन आपको क्लासरूम की लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये सारे के सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं, और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, जिससे कि आपकी जो रैंक है उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे जो कृषि चैनल है उसको सभी साथियों के साथ अपने शेयर करें, जिससे कि बाकी लोगों को भी काफी अच्छा कंटेंट और गाइडेंस मिल सके, जिससे कि तैयारी करने में किसी को दिक्कत ना आए। और जेनेटिक्स जो है आपका, पूरे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को जो टफ लगता है वो दिक्कत कभी आगे चल के ना देखना पड़े हमारे लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।